बहुत झूठे व्यक्ति हैं डीएसपी साहब, बहुत बदतमीजी से झूठ बोलते हैं। जो मैंने पंकज मिश्रा पर एकदम बहुत झूठ बोलते हैं, और आप बेशर्मी से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी बेटी का कैरेक्टर खराब था और ये आत्महत्या है। और डीएसपी साहब बोलते हैं बेटी मेरा बेटी उम्र मेरा बेटी उम्र में, तो आपकी बेटी की हत्या हुई है और आप कितने बेशर्म पिता हैं कि आप उसको हत्या मान नहीं रहे हैं। अरे ऑडियो का खेल, साक्ष्य को छुपाने के लिए हम ऑडियो में फंसे रहे हैं। पुलिस अपना काम कर ले, दूसरा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। रूपा तिर्की का जो केस है वो लगातार नया मोड़ लेते जा रहा है, लेकिन एक वो शख्स है और वो पत्रकार है और वो शख्स शुरू से ही इस केस में लगा हुआ है। हर एक मोमेंट पे और हर एक सबूत को अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने भी रखते हैं और जो सच है वो हमेशा आप लोगों के समक्ष रखते हैं, चाहे वो ऑडियो वायरल का मामला हो या रूपा तिर्की से जुड़े एक सच्चाई का, वो हमेशा आप लोगों के सामने रखते हैं। इसी बीच हमसे बातचीत करने के लिए वही पत्रकार मौजूद हैं, आकाश नाम है इनका, और चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक ये क्या पाए हैं इस केस को लेकर, और जो इनके बारे में और भी जो मीडिया बंधु लोग हैं, मीडिया के भाई लोग हैं, वो इनके बारे में जैसे खबरें चलाएं हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। आइए जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। जैसा कि आप शुरू से ही उस मामले को देख रहे हैं, कई मोड़ भी आए, कई बार आपको धमकाने की भी कोशिश की गई, ऐसा बताया जा रहा है कि आपने लोगों को, और साफ तौर पे जो इस केस में अभियुक्त हैं पंकज मिश्रा, उनका साफ तौर से कहना है कि वो पत्रकार एक तरफ से बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हैं सर? ये हम परेशान नहीं कर रहे हैं, बचपन से सीखा हूँ कि सच के साथ खड़ा रहना, हर परिस्थिति में खड़ा रहना, ये बचपन से सीखा है, परिवार में, समाज में, और जिस राज्य में हम रहते हैं इस राज्य में भी, इस राज्य का अगर आप सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश देखेंगे तो इसमें भी यही है। बात सिर्फ रूपा की नहीं है, बात यह है कि जिस दिन रूपा के साथ जो घटना हुई, आज के दिन ही जी, इससे पहले भी कई रूपा की हत्या होगा ही, ये नहीं रुकेगा। संस्थागत मौत देश के अंदर और राज्य के अंदर नहीं रुकेगा। कोई ऑफिसर अगर काम कर रहा है और वो मैनेज नहीं होता है तो उसकी हत्या कर दो, ये चीज़ें स्पष्ट हैं। साक्ष्यों को छुपाकर आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। आप साक्ष्यों को छुपाकर कानून की नज़र में निर्दोष साबित हो जाइएगा, लेकिन जो तथ्य हैं, जैसे बार बार डीएसपी साहब कहते हैं जो तथ्य अवेलेबल हैं, तथ्य अवेलेबल, तो जो तथ्य आपके पास अवेलेबल है वो तथ्य से इतर भी और कई सारे तथ्य हैं जिस पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है उस पर माना है। हम झारखंड में ही रहते हैं और हम उस पुलिस पर विश्वास कर ले जिसने 514 बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया फेक सरेंडर पॉलिसी के नाम पे। 514 बच्चों को दूरदर्शन यूनिवर्सिटी में, दूरदर्शन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग कराया और कहा कि हम तुमको सेना और सीआरपीएफ और कई सारी चीज़ों पर लेके जाएंगे, जवान बनाएंगे, और फाइनली उसको नक्सली बना के उनसे सरेंडर करवा लिया। हम उस झारखंड की पुलिस पर विश्वास करें जिन्होंने बकोरिया गोलीकांड में फर्जी बच्चों को मार दिया, 14-15 साल लोग का बच्चा लोग को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो 2 स्टार बढ़ जाए और लोग समझे कि भाई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पहले उमेश कच्छप जी की ऐसे ही हत्या हुई, तो हम उस पुलिस पर कैसे विश्वास कर ले। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को 2 लड़की जो हॉकी प्लेयर जो उड़ीसा और झारखंड की सिमडेगा की थी, उसकी भी इसी तरीके से हत्या हो गई, पुलिस ने उसको भी आत्महत्या। तो पुलिस काम नहीं करना चाहती है, ये एक स्पष्ट मामला है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती है, इसलिए चाहती है कि चीज़ों को लव एंगल दे दो, ख़त्म हो गया, चीज़ों को कुछ एंगल दे दो, ख़त्म हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि एक हज़ारीबाग की एक लड़की का शव मिला था, दोनों हाथ बंधे हुए थे, दोनों पैर बंधे हुए थे, और पतरातू डैम में उसका शव मिला था। पुलिस ने उसको लव एंगल डाल दिया और आत्महत्या डाल दिया। अंधा आदमी भी देख रहा है कि दोनों हाथ बंधे हैं, दोनों पैर बंधे हैं, दोनों पैर एक दूसरे से बंधे हैं, दोनों हाथ, ये एकदम संभव ही नहीं है कि वो आत्महत्या। हाँ, पुलिस ने बेहतर काम भी किया है, लेकिन निर्भर ये करता है
कि पुलिस जो काम कर रही है वो काम करने वाला अधिकारी कौन है। जैसे वो जो सरकटी लाश वाला मामला, वो बहुत अच्छा काम था पुलिस का, उसके लिए सैल्यूट है। लेकिन हर बार ये सैल्यूट की भागीदारी झारखंड पुलिस नहीं होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो रूपा केस है, और रूपा खुद पुलिस प्रशासन में थी, ठीक है, लेकिन साहेबगंज के ही जब डीएसपी आते हैं और उन लोगों पे जो एसआईटी गठित किया गया है, उन लोग के जो भी टीम में है, उन लोगों पे आपको क्यों भरोसा नहीं? देखिए, डीएसपी साहब जिस दिन आए थे उस दिन पर्सनली हम लोगों ने उनसे बाकायदा पूछा कैमरे में। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पर्सनली मिलने ही आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, और हम जो बात करेंगे ऊपर बात करेंगे अथॉरिटी। डीएसपी साहब बार बार कहते हैं कि हम जांच आयोग नहीं हैं, हम जांच कमेटी में ऑथराइज्ड पर्सन नहीं, फिर भी वो आ जाते हैं। और रात को डीएसपी साहब को शायद कानून नहीं पता है कि पीड़ित परिवार को आप रात में थाने में क्यों बुलाते हैं। कोई मतलब ही नहीं बनता है, किसी भी हाल में नहीं बनता है, आप क्यों थाने बुलाते हैं। आपको अगर आप 32 मिनट, डीएसपी साहब को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। डीएसपी साहब रूपा के घर में 32 मिनट बैठे, 32 मिनट का एक एक सेकेंड का वीडियो है हमारे पास। उस बीच जो जानकारियां ली गई, परिवार ने तो एक एक चीज़ बात कह दी। बिल्कुल, आप वीडियो मांगेंगे, मैं वीडियो दूँ। परिवार ने एक एक बात कह दी कि सर जो भी परिवार की शिकायत थी, जो भी सब कुछ कह दिया। उसके बाद अलग से उस 32 मिनट में ऐसा क्या बात रह गया था कि आप अलग से थाना बुलाना चाह रहे थे। और थाना बुलाकर डीएसपी साहब ने इस बात को कबूला है मेरी बातचीत में कि हम थाना बुलाए हैं, और थाना में बुला के ऑडियो सुनाए हैं। क्यों आप ऑडियो सुना रहे हैं परिवार के लोगों को? रूपा और कनौजिया का बातचीत का जो ऑडियो परिवार के लोगों को क्यों सुना रहे हैं? बार बार बेटी, और डीएसपी साहब बोलते हैं बेटी, मेरा बेटी उम्र, मेरा बेटी उम्र में। तो आपकी बेटी की हत्या हुई है और आप कितने बेशर्म पिता हैं कि आप उसको हत्या मान नहीं रहे हैं। रूपा के हाथ में 2 दाग हैं, यहाँ पकड़ने के 3 फिंगरप्रिंट हैं, यहाँ 3 फिंगरप्रिंट है, पैर में फिंगरप्रिंट है, थाई में चोट है, आँख में चोट है। तो आप कितने बेशर्म बाप हैं। मैं डीएसपी साहब को बोल रहा हूँ, डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा, जो बार बार कह रहे हैं कि रूपा की उम्र की मेरी बेटी थी। तो आप कितने बेशर्म बाप हैं कि आपकी बेटी की हत्या हुई है, क्योंकि आप रूपा को बेटी मानते हैं। तो आपकी बेटी की हत्या हुई है और आप बेशर्मी से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी बेटी का कैरेक्टर ख़राब था और ये आत्महत्या है। जबकि एक एक चीज़ दिख रहा है कि हर एक परिस्थिति ठीक है। डीएसपी साहब की बेटी की हत्या हुई, रूपा अगर उनकी बेटी थी तो आपकी बेटी की हत्या को आप बेसरा के लिए, बेसरा प्रिजर्व करने के लिए नहीं लिखेंगे। ये पुलिस लिखती है, अपने पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाता है उसमें लिखती है कि बेसरा रखा जाए। क्यों नहीं रखा आपने, क्यों नहीं लिखा आपने, अगर आप इतने ही पाक साफ थे तो? ऐसे कई सवाल हैं जो डीएसपी साहब पर उठते हैं और उसके जवाब डीएसपी साहब नहीं देना चाहते हैं। जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन जब आपसे बातचीत हुई उनसे, जो कि ऑडियो हम लोगों ने भी चलाया था, तो उन्होंने आपसे मिलने का जिक्र किया, तो आप क्यों नहीं गए फिर? देखिए, मैं जाता, बेशक जाता। डीएसपी साहब बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि पर्सनली मिलिए। हाँ, तो चूंकि पर्सनली नहीं, क्यों पर्सनली मिलें? एक पत्रकार का, एक पदाधिकारी, जो पदाधिकारी इस केस को जांच रहा है, उस केस में इन्वॉल्व है जांच कमेटी एसआईटी में, वो पदाधिकारी और मैं एक पत्रकार जो इस केस के हर एंगल पर काम कर रहा हूँ, क्या रिश्ता हो सकता है? क्यों पर्सनली मिलेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप। डीएसपी साहब ने अपने साथ गौर ने की एक बात कही कि कुछ दिखाते हैं आपको, हम नहीं चाहते हैं कि किसी की प्रतिष्ठा, आपको दिखाना है पब्लिकली दिखाइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ये क्या तरीका है? ये रूपा का जो केस है वो लिमिट तो नहीं रह गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना। आप किसी को पर्सनली क्यों दिखा रहे? हो सके कुछ ऐसा चैट हो या फिर कुछ ऐसा बात हो। एकदम हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, जो आपने लोगों को नहीं दिखाना चाहते। ऑडियो वायरल हो गया ना, हाँ, यही दिखाना चाह रहे थे वो। परिवार के लोगों को भी यही सुनाए थे। परिवार, मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा परिवार के लोगों को कौन सा ऑडियो आप सुनाए थे। बहुत झूठे व्यक्ति हैं डीएसपी साहब, बहुत बदतमीजी से झूठ बोलते हैं। जो मैंने पंकज मिश्रा पर एकदम बहुत झूठ बोलते हैं। पता नहीं, जो स्टार और जो वर्दी पहनकर वो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, उस शपथ के समय जो कसम खाते हैं वो शायद कसम भी भूल गए। बहुत झूठ बोलते हैं। वो तो मेरी बातचीत में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि आप मुझे पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। पूरा ऑडियो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। और ऊपर से जब दूसरे चैनल को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि उनको कहा कि आप पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। हम तो पर्सनल टारगेट ही नहीं किए। मैं उसी बात पे आता हूँ। जब एक और चैनल से एक उनका इंटरव्यू ऑडियो वाला जो वायरल हुआ, उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू, हाँ, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे आप पे ये कहा है कि ये जो भी है, बल्कि आप
उसको यही कहा गया है कि वो पर्सनल टारगेट सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं आप। तो आप क्यों कर रहे हैं उनको? नहीं, डीएसपी साहब का बाबूजी ना तो हमरा खेत जोते हैं और डीएसपी साहब ना तो हमरा खेत जोते हैं, ठीक है। और ना हम डीएसपी साहब के पड़ोसी हैं और ना कोई रिश्तेदारी है, ना विधानसभा है साथ में, ना लोकसभा है साथ में, और ना मुखिया का चुनाव हम लड़ने वाले हैं कि डीएसपी साहब मेरे प्रतिद्वंदी होंगे। क्यों हम पर्सनल टारगेट करेंगे? तो वो तो बोल रहे हैं ना कि कर रहे हैं। बताएं ना क्यों करेंगे। जैसे वो बार बार तथ्य संभावना जो करते हैं ना, तो ये भी एक संभावना है कि हम उसको पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। ये भी एक संभावना है, वो संभावना के आधार पे इस बात को कह रहे हैं। चूँकि आपने भी बोला कि डीएसपी साहब आए थे, किसी का जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको लगा कि आप शायद ऑब्वियसली नहीं दिए। परिवार के लोग सवाल किए हैं कि नहीं किए हैं? परिवार के लोग पूछे ना कि गर्दन में दाग थी, उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं दिए। उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने पूछा, भाई आप कोई जवाब नहीं देते। मैंने डीएसपी साहब को पूछा परिवार के बीच में मैंने पूछा कि सर, रूपा 3 बजे के आसपास किसी को फ़ोन करके बोली थी कुछ सामान लाने के लिए, वो सामान भी आया था। बिल्कुल। वो महिला कौन है? वो हमको मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं आप कौन है? भाई हम कौन है नहीं है उससे आपको क्या मतलब? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। तो बाकी जितने, जब डीएसपी साहब जिस दिन आए थे, तो जो लोग भी जो सवाल कर रहे थे, रूपा की बुआ हो, मौसी हो, जो घर वाले जो भी बोल रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था आप कौन? तो हम बुआ। तो नंबर तो नाम, ये कर रहे थे। मुझे पूछा गया तो आप कौन? तो मैं बोला मैं पत्रकार हूँ, परिवार का सदस्य भी हूँ। हम लोग अलग से मिल के बात करेंगे। आपके पब्लिकली करने की क्या? आप पब्लिकली ऑडियो वायरल कर सकते हैं, हम पब्लिकली बात नहीं रख सकते हैं, ठीक है, हम उसको ही मान लिए। तो फिर बोले कि अच्छा आप अपना नाम बताइए। तो मैंने जैसे ही अपना नाम बताया, उन्होंने मेरा नंबर नहीं पूछा। हम आपसे बाद में कभी मिल लेंगे या फिर आप आइए। तो आप हमसे नंबर क्यों नहीं लिए? अगर आप इतना ही पाक साफ थे तो आप नंबर बैठ कर बात करते ना कि आइए बैठते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने नाम लिया। डीएसपी साहब बोलते हैं दाहू यादव महिला थाना, दाहू यादव का मैंने नाम लिया। तो क्यों नाम लिया? और रूपा महिला थाना में थी। नहीं, वो मामला ये था कि रूपा जो है वो महिला थाना की इंचार्ज थी, तो दाहू यादव से उनका कोई संबंध ही नहीं था। और दूसरा, कौन से केस था, जब आप लोगों ने बताया कि उसके पास और भी केस थे, उस केस को लेकर ही उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। तो वो कौन सा केस था वो भी बताएं उनको। केस तो बहुत सारा है, मैं एक ही केस पर फोकस करना चाहता हूँ। डीएसपी साहब को शायद हड़बड़ी में और हमको लगता है बहुत वो स्टडी नहीं कर पाए। दाहू यादव के पिताजी का नाम है पशुपति यादव जी, ठीक है। आप एफआईआर कॉपी मेरे से ले लीजिएगा, लगा दीजिएगा ताकि स्क्रीन में लोगों को दिखाई दे। दाहू यादव के पिताजी का नाम है पशुपति यादव। पशुपति यादव पर मार्च के महीने में इसी साल एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज कराई गई बलात्कार जैसे संगीन आरोप में। ये केस रूपा हैंडल कर रही थी कि नहीं कर रही थी? डीएसपी साहब बस इतना सा हमको जवाब देते। मेरे पास एफआईआर कॉपी है। देखिए, और कई चीज़ें हैं, जब हम बोलेंगे तो वो डीएसपी साहब की जो कुर्सी है ना, जो सरकारी कुर्सी पर बैठ कर वो अपना गद्दी गर्म करते हैं, वो कुर्सी हिल जाएगी उनकी। मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिकली किसी पुलिस वाले का सम्मान खराब हो जाए। मैं एकदम नहीं चाहता हूँ, और मैं पर्सनली एकदम टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन डीएसपी साहब से नहीं है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से बाकायदा मैंने कई बार कहा भी है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से डिपार्टमेंटल ये हत्या है, ये डिपार्टमेंटल हत्या है। क्योंकि एक लड़की की हत्या हुई, एक अधिकारी की हत्या हुई है, वो भी चेंबर में। डीएसपी साहब का घर वहाँ से मात्र 2 कदम पर, 100 मीटर पर होगा। बहुत आसानी से 2 मिनट में पहुँचा जा सकता है। डिपार्टमेंटल हत्या आगे भी हो रही है, आगे भी होगी, ये हम मानते हैं। क्योंकि रूपा के बाद पता नहीं हम कितना मजबूत होकर लड़ पाएंगे। पहले भी कई डिपार्टमेंटल मौत हुई हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। सिंघम में देखिए गोली मार लेते हैं डिपार्टमेंटल प्रेशर के कारण। डिपार्टमेंटल प्रेशर अलग होता है, डिपार्टमेंटल हत्या अलग है। ये डिपार्टमेंटल हत्या है, पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। हत्या में नहीं हो, लेकिन हत्या को छुपाने के, इस हत्या के साक्ष्य को या फिर अपनी बेइज्जती के लिए या फिर किसी के प्रेशर में इस पूरे साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जाती है, और वो किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, या हम जो भी लोग काम कर रहे हैं इस पूरे केस में, चाहे सामाजिक हो, संगठन हो, या जो भी लोग हो, कोई और रूपा ना हो। आज रूपा तिर्की है, कल रूपा क्रिकेटा हो, रूपा ओझा हो, रूपा मुंडा हो, रूपा महतो हो, रूपा
या कोई कोई भी समस्या आने हो, वाली कोई भी नहीं। लड़की हो, बिल्कुल कोई भी बेटी हो और उसके कैरेक्टर पर सवाल कर दिया जाए खड़ा, ये एक गंभीर मामला है। आप बताइए कि धनंजय मिश्रा की हत्या हुई थी 2015 में, बिल्कुल। सॉरी मार्च में, 2020 में, इसी साल मार्च में, इसी साल हत्या हुई थी। उसकी पत्नी को थाना ले जा रही है रूपा, लव एंगल था उसमें भी बताया गया, रूपा उसकी पत्नी को थाना ले जा रही थी, जेल ले जा रही थी। क्या रूपा को उसकी पत्नी ने कुछ बताया था? ये सवाल तो बनता है ना बिल्कुल। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कोई आवेदन रूपा को मिला था दीपिका मिश्रा की तरफ से? कोई आवेदन दीपिका मिश्रा ने रूपा को दिया था दाहू यादव और पंकज मिश्रा के नाम पे? हम सवाल कर रहे हैं डीएसपी, मेरे पास नहीं है इसकी कोई बातचीत, मैं बस पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है डीएसपी साहब जब को साक्ष्य की बात हो रही है तो अभी हाँ भाई, हम बतानी पड़ेगा फिर। हम देंगे ना। नहीं उनके पास। हाँ एकदम, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जी धनंजय मिश्रा की जो पत्नी है दीपिका मिश्रा, बिल्कुल। उन्होंने रूपा को आवेदन दिया था कि उनके पति गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, अगवा हो गए हैं? क्या दाहू यादव और पंकज मिश्रा का नाम उसमें था? डीएसपी साहब बताएं इस बात को। क्या पशुपति यादव पर रेप का आरोप लगाकर आवेदन किया गया था, प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी दूसरे केस में? डीएसपी साहब बताएं इसको। खैर ये तो डीएसपी साहब की बात हो गई। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जो अभी पीआईएल दायर हुआ है, उसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं पंकज मिश्रा जी। इनसे 2 बार अलग चैनल ने, दूसरे चैनल ने इंटरव्यू किया, एक ऑडियो के माध्यम से। एक ही चैनल ने 2 बार? हाँ एक ही चैनल था, वो 2 बार किए, एक पर्सनली मिलके। हाँ एक प्रश्न, उसमें दोनों में यही बताया गया है, आपके बारे में बोला गया है कि वो जो आप हैं, आप सिर्फ एक तरफ की बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से बातें नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहूँगा, आरोपी परिवार के साथ नहीं खड़ा रहूँगा। उसके बावजूद भी मैंने अपनी पत्रकारिता की नैतिकता को समझा है और मैंने पंकज मिश्रा जी को, माननीय पंकज मिश्रा जी को 4 तारीख की रात 11:30 बजे से आज तक कॉल किया है जी। आज भी सुबह मैंने पंकज मिश्रा जी को कॉल किया है, उनसे फ़ोन में बात हुई है। कल तक उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कल मैंने बात की, कल मेरा फ़ोन उन्होंने 2 बार नहीं उठाया। आज उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने उनको कहा कि साहब भैया रांची हैं तो हम लोग मिलते। नहीं भैया हम रांची नहीं हैं, हम निकल गए हैं, उन्होंने ये मुझसे कहा। और अब मिलेंगे नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, चाय पीने मिलेंगे, वो बोल रहे हैं मुझे, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। भाई वो बात करते तो मैं क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है भाई। क्योंकि तो वो जो गए थे रिपोर्टिंग करने, उन्होंने तो साफ तौर से इंटरव्यू में कहा है कि आपको वो बुला रहे हैं, आप उनसे बात करिए। भाई मैं अपने व्हाट्सएप चैट दिखा दूँ पंकज मिश्रा से मेरी बातचीत? यहाँ पे ये है कि जब वो साक्ष्य रख रहे हैं तो फिर उनको भी बात तो रखना चाहिए। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अपना साक्ष्य दे देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा, आप लगा लीजिएगा। पंकज मिश्रा जी को मैंने कितने दिन, अब वो पढ़ रहे हैं मैसेज, नहीं पढ़ते तो मैं मानता कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो मुझे जवाब नहीं बाकायदा। अब क्या करें, हम साहिबगंज चल जाते, नहीं चल जाते, फोन नहीं करते साहिबगंज। तो भाई उनका कंपनी, उनका सीएमडी बड़ा आदमी होगा, शुक्ला जी बड़े आदमी हैं, विपुल शुक्ला पूर्वाई जी बड़े आदमी हैं, मेरा कंपनी छोटा है, मेरी औकात नहीं है कि हम साहिबगंज। आपने भी तो इस केस में तहलका मचा के रख दिया है, जो लोग हम रांची में, देखिए भी नहीं आ रहा उनको। मैं रांची में हूँ बिल्कुल, और मेरे पास इतने तथ्य हैं कि हत्या है, शायद वहाँ जाकर भी वो जो चैनल है, मुझे लगता है मैं नाम भी नहीं ले पाऊँगा। तो उनके पास, वो भी तो बोल रहे कि उनके पास भी साक्ष्य है। दिखाए ना कभी उनके, देखिए दाहू यादव के नाम का जिक्र किसने किया? आपने। उसने किया क्या? नहीं। मेरे बात किया। ऑडियो पुलिस ने दिया, वो ऑडियो को इन्होंने लगा दिया, बातचीत का ऑडियो मिला, लगा दिया। पोस्टमार्टम का जो वीडियो है, मैंने थी बॉडी उतारने से पहले का जो वीडियो है, वो परिवार के लोगों के पास था, वो आए मांगे, परिवार के लोगों ने दिया। तो आपके पास क्या तथ्य है? ये तो मिल रहा है भाई, ये आप कहीं से इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, परिवार के लोग, पुलिस, ये 2 चीज़ों से। मेरे पास तथ्य है दाहू यादव का FIR, मेरे पास तथ्य है पंकज मिश्रा की कई अवैध संपत्तियों का जिक्र, मेरे पास पंकज मिश्रा दाहू यादव का संबंध का क्या संबंध है वो, मेरे पास ऐसे तथ्य हैं। अभी कुछ दिन पहले जहाज़ का उद्घाटन, वो बोले कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं, एक सुरक्षा गार्ड है।
अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जहाज़ का उद्घाटन किया, वो जो जहाज़ पानी स्ट्रीमर जो चलता है उसके वहाँ पे हैं, उनके आसपास 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने कहा था, कई बार मैंने दिखाया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड कितना ज़्यादा और झूठ बोलते हैं कि कम है, कि कम है और सिक्योरिटी नहीं है। तो वो जितना झूठ बोलेंगे मैं उतना ही उनको आईना दिखाते रहे। आईना भी दिखाऊंगा और जनता को भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। पंकज मिश्रा जी का नाम शुरू से ही रहा है और इस मामले में आने के बाद, जैसे इस मामला को उठाया गया उसके बाद साहेबगंज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये आरोप है कि उन्होंने संपत्ति उनकी हड़प ली है, जान से मारने की धमकी भी आए दिन देते रहते हैं। उन परिवारों का ये आरोप है उन पे, लेकिन आज तक कोई आरोप सीधे नहीं हो पाया है। देखिए ऐसा है कि आप फिल्में देख लीजिए, जितना भी फिल्म निकाले इसमें गुंडा हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें गुंडा हो, हीरो हो, और गुंडा का वर्चस्व तब तक रहता है जब तक कोई आकर उस पर पहला चोट नहीं करता है। जैसे ही कोई चोट कर देता है उसके बाद धीरे धीरे उसका सारा ईंटा घिसकने लगता है और फिर लोग एक बहुत कमज़ोर सा आदमी भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूपा के मामले से पहले पंकज मिश्रा पर पता नहीं लोग क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे। डर के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी लेके तो यही करते हैं, डर ही पैदा किए हैं उस क्षेत्र में। केस है पंकज मिश्रा के ऊपर भी, हम वो भी दिखा देंगे। इस केस से पहले भी एफआईआर है इनके ऊपर। इस मामले के आने के बाद तो बहुत सारे मामले खुल के आ रहे हैं। और सारे मामले, ऐसा नहीं है कि इस मामले के बाद के हैं, सारे मामले इस मामले से पहले के हैं। लेकिन लोगों, जैसे रोहित मंडल, एक लड़का जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, ठीक है, वो लड़का पिछले कई महीनों से फरार रहा। जैसे ये जो दलित दंपत्ति आए, ये लोग फरार रहे हैं, तो ये मामला पर, लेकिन पंकज मिश्रा को खुला चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, कोई मीडिया हाउस नहीं था, एक्टिविस्ट नहीं थे, इसलिए पंकज मिश्रा जो मन सो कर रहा था। आज सैकड़ों लोग पंकज मिश्रा के खिलाफ छाती तान कर खड़े हैं, आपके मेरे जैसे, और कई चैनल हैं, सुभाष भैया हैं, सुनीता है, और ऐसे रुपेश भारती हैं, रुपेश तिवारी जी हैं, और एक क्या नाम, विवेक हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं जो पंकज मिश्रा के साथ पंकज मिश्रा के खिलाफ ने जो तथ्य है, जो सबूत हैं, उसको बहुत निर्भीकता से जनता के बीच रख रहे हैं। तो आज आपके, मेरे और मेरे जैसे कई लोगों पर वहाँ की जनता का भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल। और पंकज मिश्रा के खिलाफ जो गुस्सा था वो बाहर निकल रहा है और जो डर था वो दब रहा है। तो बोलेंगे, अभी और सारे केसेस हैं, अरे बहुत सारे केसेस हैं पंकज मिश्रा के खिलाफ। अच्छा, सिर्फ ज़मीन कब्जा और ये मारपीट और गाली गलौज और धमकी, यही की भी बात आती हाँ है, मेरे पास है, कई सारे केसेस हैं। खैर, ये तो अब न्यायिक प्रक्रिया में चली गई है, PIL दायर भी कर दिया गया है, PIL नंबर भी आ गया है। लेकिन अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। रूपा का जो मामला आ गया है, इसके बाद आज भी हम लोगों ने देखा कि मेन रोड में मानव श्रृंखला बनाया गया और मीटिंग भी अभी लगातार चल रहा है। लेकिन जो अभी इस केस का जो रुख है सर, वो सुसाइड तरफ ही घूम रहा है। और इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं शिव कुमार कनौजिया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो बेचारा लस में फंस गया, ठीक है, जो शिव कुमार कनौजिया है वो फंस गया। रूपा के ऊपर लंबे समय से किसी की निगरानी थी, ठीक है, एक सोची समझी साजिश है। जिसको ये एंगल पता था, प्यार मोहब्बत का जो एंगल था वो पता था, और क्योंकि भाई ग्रुप सर्कल रहा है रूपा का, रूममेट से रिश्ता ठीक नहीं रहा है, तो उन पर सवाल तो बनता है। वो जो 2 लोग, ज्योत्सना, सुषमा, जो लोग भी जिनका भी नाम है, उन पर तो सवाल बनता है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस भले ही इसको आत्महत्या कह दे, गर्दन में 2 चोट है, 2 निशान है, यहाँ जो गड्ढा है, झाग है, झाग में खून है, ये साइड पूरा जो फूला हुआ है, सूजा हुआ है, थाई में जो सूजन है, हाथों पे किसी के पकड़ने के जो निशान हैं, घुटने में चोट है, जिस तरीके से रूपा जो रूपा की स्थिति है, वो जो बॉडी लटका हुआ है फंदे से, तो ये सारी चीज़ें किसी भी हाल में
आत्महत्या की ओर हमारी नज़र को नहीं ले जाता है। पुलिस पता नहीं किस नज़र से देख रही है। हम इसको सिर्फ हत्या मानते हैं, और सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, और अगर राज्य सरकार या पुलिस इस मामले पर फिर भी नहीं आती है, क्योंकि मैं अभी आपके साथ एज ए पत्रकार नहीं, एज ए एक्टिविस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक है, पत्रकारिता जब मैं अपना माइक पकड़ता हूँ तब रहता है, पर अभी एज ए एक्टिविस्ट हूँ। किसी भी हाल में रूपा को इंसाफ दिलाना है, चाहे वो कोर्ट का रवैया हो, चाहे पत्रकारिता की कलम हो, किसी भी तरीके से रूपा को हम इंसाफ दिलाएंगे। और जो जो तथ्य हैं हमारे पास, उन तथ्यों पर पुलिस 1% काम नहीं करना चाहती, हमसे बात नहीं करना चाहती। उन तथ्यों पर काम करे पुलिस को सब कुछ मिल जाएगा। जो एक ऑडियो वायरल किया जा रहा था, ऑडियो बहुत सारे ऑडियो हैं, कभी हमारे चैनल से भी किया गया है, और भी फादर और रूपा के फादर के तरफ से भी, उधर से भी, साहिबगंज तरफ से भी बहुत सारे ऑडियो हैं। ये ऑडियो का खेल क्यों खेला जा रहा था, इसके बारे में बता। अरे ऑडियो का खेल साक्ष्य को छुपाने के लिए हम ऑडियो में फंसे रहे। पुलिस अपना काम कर ले, दूसरा कुछ नहीं है। तो ऑडियो से ये भी तो हो सकता है केस को आप दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई, जनता देखकर केस को क्या करेगी? जनता तो रिजल्ट ना देखेगी। तो जनता का सेंटीमेंट तो सुसाइड तरफ हो जाएगा ना। फिर जनता तो रिजल्ट ना देखेगी, जनता रिजल्ट देखेगी। केस को देख के क्या करेगी? पुलिस कैसे काम कर रही है इसको देख के क्या करेगी? पुलिस काम नहीं करेगी तो ना देखेगी। और ऑडियो वायरल करने का एक मकसद ये था कि देखिए, आदिवासी कम्युनिटी में, आदिवासी समाज में, हम जिस समाज से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, आप जैसे जेल, जी, आपको पता हो कि जेल में अपराधी रहते हैं, ठीक है, कैदी रहते हैं। जेल का मैनुअल है, कैदियों का अपना अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी किसी ने जेल मैनुअल पर सवाल किया कि वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो नहीं मिलता है? क्या किसी ने कहा कि जेल के अंदर कितना करप्शन है? क्या कभी बात हुई कि जेल में जो खाना मिलता है उसकी जांच हो जाए? नहीं कहा। एक मानसिकता है कि जेल में अपराधी रहता हो, जितना ख़राब खाना खाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक मानसिकता है। और ये मानसिकता सिर्फ जेल में नहीं, ये मानसिकता पूरे देश के अंदर हावी है, समाज के अंदर हावी है। जेल से आप विचाराधीन भी हैं, और अगर आप निकले हैं तो आप दोषी हैं, समाज उसको दोषी मान लेता है। इसी तरीके से ये मामला भी है कि समाज हर कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। एक लड़का का एक लड़की के साथ बातचीत, एक लड़का का एक लड़की के साथ संबंध, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो सिंपैथी रूपा के साथ खड़ा हो रहा था, आज भी है। पुलिस ने कोशिश की उसको तोड़ने की, पर पुलिस इस मामले में सफल नहीं हो पाई। हम मजबूती से और खड़े हो गए। मजबूती से तो आप खड़े हैं, और हमें हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि आप अपनी बात को निर्भीकता से रखते हैं। कहीं कोई ऐसा कभी लगा आपको कि हाँ, अब हमको इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, डर टाइप का जो माहौल है था, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है ना कि 3 तारीख को शाम में मुझे साहिबगंज से ही सूचना दे दी गई थी, ऐसा कुछ घटना हुआ है। 4 तारीख को मैंने तस्वीरें देखी, रात में ही मैंने लिखा कि मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बजे मैंने लिखा अपने फेसबुक वॉल पे कि कल 11:30 बजे रूपा के परिवार के लोगों से मैं मिलने जाऊंगा। मैं गया उनसे मिलने, मैंने तस्वीरें देखी, रूपा का बॉडी देखा, डेड बॉडी देखा, परिवार की बातचीत सुनी, और वहाँ से कई लोगों ने सूचना हमें दी थी। देखिए, बार बार ये इस बात का जिक्र मैंने कई इंटरव्यूज़ में किया है कि पता नहीं क्यों कभी ऐसा, जो आपने सवाल किया ना, कभी ऐसा नहीं लगा कि इस केस में आगे नहीं बढ़ना है। जब से हम 1 महीना से इस केस में काम कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया एंगल आ रहा है। नहीं, एंगल वही है, हर दूसरे दिन मुझे नए सबूत, नए लोग और नई बातें मिल रही हैं, जो बातें इस केस से बहुत मायने रखती है, इस केस में बहुत मायने रखती है। अभी वर्तमान में इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ थे मुख्यालय डीएसपी राजेश जी, उनको बदल दिया, और वो तो पंकज मिश्रा परसों नरसों हुआ है, और वो पंकज मिश्रा के क्लच के नहीं थे, पंकज मिश्रा के सपोर्टिव नहीं थे, उनको बदल दिया गया। उनकी जगह पे किसी तिवारी जी को भेज दिया। अब उनको बदलने के चक्कर में लोग चला ढेर डीएसपी बदल दिया। भाई पता बदला एक का करेगा तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो बहुत लोगों को बदल दिया। इसके पहले रूपा ने कहा कि हम जिले के किसी पदाधिकारी से यहाँ जांच नहीं कराना चाहते हैं, तो स्नेहलता सोरेन को बदल दिया गया, जबकि रूपा ने पूरे जिले के पदाधिकारी की बात की थी। तो सिर्फ केस आयोग को बदल देने का क्या मतलब है? कहीं लिखित नहीं था ना। लिखित में तो भाई जिले के पदाधिकारियों की बात थी, आयोग को सिर्फ बदल दिया गया। दूसरा,
बार बार हम सवाल कर रहे हैं जब कि पंकज मिश्रा के दबाव में डीएसपी पीके मिश्रा काम कर रहे हैं, तो जब तक ये केस चल रहा है तब तक पीके मिश्रा को वहाँ से हटा दीजिए, कहीं और भेज दीजिए। और पीके मिश्रा का ये पहला नहीं है, इससे पहले कई नाम आए, कई बार ऑडियो सुना होगा आपने, कई बार नाम आए, इससे पहले भी एक बार ना। तो इतने गंभीर मामले पे इतनी असंवेदनशीलता, इतने गंभीर मामले पे इतनी मूर्खता और इतने गंभीर मामले पे इतना मजाकिया जांच, सवाल तो खड़ा करता है बॉस। तो वो भी तो बोल रहे कि सीबीआई से जांच करवा लीजिए, नहीं होगा तो उससे भी कोई अगर है तो उससे भी जांच करवा वो लीजिए। तो एफबीआई भी बोलते हाँ। रहे, हम तो नामों नहीं सुने, ऐसे एजेंसी बोलते रहे। एफबीआई तो वो तो देश, पुलिस इस बात को लिख दे कि हम जांच नहीं कराना चाहते, पुलिस इस बात को लिख दे, डीएसपी साहब लिखवा दें कि हम जांच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने तो जांच किया ना। तो लिख के भाई आप बताइए ना कि पुलिस और पुलिस का लड़ाई है, पुलिस वर्सेस पुलिस का लड़ाई है ये। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये हमारी डिपार्टमेंट की थी और उनको खोने का दुख बहुत ज़्यादा उनको है, तो फिर वो तो काम भी कर रहे हैं अपना। अच्छा, क्या पुलिस एक पुलिस से नहीं लड़ता है? अभी आप 2 दिन पहले देखिए ना, एक थाना प्रभारी ने अपने ही आरक्षी को मारा दम तक, महिला थाना प्रभारी। तो फिर क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम इसको? भाई कलीग का लड़ाई है हर डिपार्टमेंट। क्या आप मीडिया संस्थान से, मैं मीडिया संस्थान से, मुझे नहीं लगता कि मेरा संस्थान आगे हो जाए। कोई भी चाहे, हम हर संभव कोशिश करते हैं कि मेरा संस्थान कोई आगे भी रहे। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहे। ये सब बस ये जो बातें हैं ये बेतुकी बातें हैं, बेबुनियादी हैं, फालतू बातें हैं और सिर्फ केस को डाइवर्ट करने और जनता का फेथ पुलिस की तरफ बढ़े ये बताने की कोशिश है। दूसरा बात की देखिए भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रूपा के माँ बाप को है। रूपा के माँ बाप को आप संतुष्ट कर दीजिए, हम लोग को क्या है, हम लोग फिर कुछ और कर लेंगे। हम थोड़े कि काम कर रहे हैं इस केस में। बेबाकी से अपनी बात को हमारे सामने रखे हैं आप, और जैसा कि आप लोगों ने 2-3 चीज़ें मैं आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी। कि बार बार जो ये हवा है कि पंकज मिश्रा बहुत मजबूत और दबंग आदमी है, पंकज मिश्रा एकदम मतलब निर्दोष टाइप के आदमी हैं, तो हम बता देते हैं कि निर्दोष होते ना तो उनकी पार्टी पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है, उनकी पार्टी एक तो शब्द बोलती। अरे पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं और इनके समर्थन में एगो जिला अध्यक्ष तक नहीं बोला है। वो तो मांग कर रहे हैं ना सीबीआई की, पंकज जी तो खुद बोले हैं कि सीबीआई से जांच करवा लीजिए। रूपा भी उनका बोले थे कि रूपा मेरा बेटी के समान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो भी तो मांग कर आपको याद है आरोशी हत्याकांड, आपको याद होगा, नौकर ने हत्या की, परिवार के लोगों ने बात कर हत्या की, परिवार के लोग कह रहे थे कि नौकर ने, सीबीआई जांच में क्या निकला, माँ और पिता ने की। तो परिवार के लोग तो बोल ही रहे थे कि जांच की जाए, जांच हुआ ना। परिवार के लोग तो कभी नहीं भागे जांच से, जांच हुआ ना, जांच हुआ तो क्या निकला, परिवार के लोग निकले। मेरा ये कहना है कि ये जो साहब दे रहे हैं पंकज मिश्रा जी की सीबीआई जांच, भाई आप लिखिए ना अपना मुख्यमंत्री को, आपका मुख्यमंत्री, आप विधायक प्रतिनिधि हैं उनके, आप कहिए करने, आप तो कह सकते हैं ना। बिल्कुल, जब जाते हैं आपके क्षेत्र में तो दिन भर सुबह शाम जो आपका घरवा में बैठे रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ही घर में बैठे रहते हैं सुबह शाम, आपके घर में नाश्ता, आपके घर में खाना, तब काहे नहीं कहते हैं आप कि आप जांच कर लीजिए। अब खैर ये तो है ही, बहुत सारे गंभीर सवाल भी उठते हैं इस मामले पे पंकज मिश्रा जी के ऊपर। सर बस एक लास्ट मुझे ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष के पार्टी है वो इस पे सियासी रोटी सेकने पे लगे हुए हैं? देखिए विपक्ष तो इस पूरे मामले पे बहुत कमज़ोर दिखता है। नहीं, बात तो रख रहे हैं, दीपक प्रकाश जी आए थे, बाबूलाल जी आए थे। बात रखना और बातों को रखना बहुत अंतर होता है। वो तो सीबीआई की मांग भी कर एकदम मैं मानता हूँ इस बात को, वही तो कह रहा हूँ कि बात रखना और बातों को रखना में अंतर है। बात रखी जा सकती है लेकिन बातों को रखना और कितनी मजबूती से रखना वो मायने रखता है ना। ये विपक्ष तो सियासत, राजनीति, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन क्या विपक्ष ने मांग गलत तो नहीं की है? नहीं ना गलत की है भाई। अभी हत्या हुई है, विपक्ष कह रहा है, सिर्फ वो कहाँ कह रहा है, विधायक बंधु तिर्की ने भी कहा, सरकार के हैं। बिल्कुल, सीबीआई जांच के लिए लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा,
सीबीआई जांच के लिए माननीय दीपिका पांडे सिंह ने कहा, जो महागामा के विधायक हैं। सीबीआई जांच के लिए ममता देवी ने कहा, एक बार सीता सोरेन ने भी कहा। तो सिर्फ विपक्ष कहाँ कह रहा है, पक्ष भी तो कह रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जिसके पक्ष में है वही नहीं चाहते हैं कि भाई सीबीआई जांच हो। कहाँ ये राजनीति और सियासत है? कोई सियासत रोटी नहीं है। खैर, केंद्र में अभी अर्जुन मुंडा जी भी हैं, अगर वो हस्तक्षेप करते तो शायद नहीं करेंगे कि वो भी तो आदिवासी समाज से आ रहे हैं। देखिए, समाज से आना और समाज के प्रति जिम्मेदारी होना बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक लंबा अनुभव रहा है, वो मुख्यमंत्री भी रहे एक हैं। बयान तक नहीं दिए साहब अभी तक। अनुभव लंबा तो बहुत दूर है, परिवार के लोगों से मिले नहीं। आप आदिवासी मंत्री हैं सेंट्रल में और आप मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं की, तो उनसे उम्मीदें नहीं हैं। अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे है और किसी पे यानी कोर्ट के मामला से ही ये पूरा सीबीआई को या तो बात बता देते हैं। इन्होंने बेसरा नहीं रखा, इन्होंने कई गलतियां की हैं। डॉक्टर्स भी जाएंगे, डीएसपी साहब बहुत अनपढ़ किस्म के आदमी हैं, उनको शायद समझ में नहीं आता है कि इस तरीके के केसेस का पोस्टमार्टम सदर में नहीं होता है, बाकायदा स्पेशल टीम बनती है। और वो टीम और जितना जानकार होना चाहिए वो जानकारी सदर के डॉक्टरों को नहीं होता है। तो मेडिकल कॉलेज से ये जांच होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। और कई गड़बड़ियां हैं जिन पर भाई ये सब नपेंगे। मैं ये वे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब नपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर का आप लोगों ने जैसा कि सुना कि हर एक बात को, ये जो भी इनके मन में था वो खुलकर आप लोगों के समक्ष रखे हैं। और भी नए जो मोड़ आएगा हम इनसे रूबरू बीच में आप लोगों को करवाते रहेंगे। और क्या है पूरा मामला आप लोगों के बीच भी पूरी प्रमुखता के साथ रखेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रश्न छूट गया है तो ज़रूर कमेंट करें, हम अगली बार इनसे ज़रूर वो सवाल पूछेंगे, या किसी से भी पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसी बड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी।